जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की कुलपति ने कहा कि दलितों को खुद को पीड़ित दिखाने का नशा छाया हुआ है। उन्होंने बयान देते हुए कहा कि वो बार बार परमानेंटली पीड़ित हैं। There's a permanent victimhood and you cannot progress by being permanently a victim or playing the victim card. This was done for blacks. The same thing was brought for Dalits here. और दूसरे तबके को वो परमानेंटली विक्टिम मानते हैं। And you know, the question is, by making somebody the devil, it's not easy to, progress. And it is a temporary type of what to say, I would say it's more like a drug. और उनके इस बयान से गृह मंत्री अमित शाह की याद आ गई जब उन्होंने संसद में खड़े होकर के कहा था कि अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, इतना नाम अगर भगवान का लिए होते तो 7 जन्मों के लिए स्वर्ग मिल गया होता। मान्यवर, अभी एक फैशन होगा है अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अब दोनों बयानों को एक साथ जोड़कर देखिए, यानी इस देश के दलित नशे में हैं। किस बात का नशा? हमेशा के लिए पीड़ित होने का नशा। जब देखो रोते रहते हैं, जब देखो परेशान रहते हैं, हमेशा वो पीड़ित ही रह जाएंगे। ऐसे कैसे अंबेडकर के सपनों का भारत बनेगा? ये बात कहनी है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुलपति की। और वाइस चांसलर ने द संडे गार्जियन चैनल को दिए हुए एक पॉडकास्ट में ये सारी बातें बोली हैं। उन्होंने यूजीसी रेगुलेशन के लिए कहा कि ये अननेसेसरी थिंग है। एक ग्रुप को पूरी ताकत दे रहा है और दूसरे ग्रुप को कुछ दे ही नहीं रहा है। किसी से पूछ कर लाया नहीं गया, ड्राफ्ट नहीं आया। कितना झूठ बोला, एक एक चीज बोली है। और तो और मुझे जेएनयूवीसी के दलितों के पीड़ित होने के नशे को सुन करके उस लड़की की याद आ गई। सुना ना, वो कह रही थी ना, पानी नहीं मिला आपको भी, हजारों साल से पानी नहीं मिला, जिंदा कैसे हैं? अब ये जो पत्रकार नमा एक लड़की है जिसकी बाद में ये वीडियो आ रही थी कि वो रो रही है, कोई साथ नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहे भाई? ये हिंदूवादी संगठन। अरे भाई, जब ये लड़की का पूरा झगड़ा दिल्ली विश्वविद्यालय में हुआ और इसने अंजलि नाम की एक लड़की को गिरा कर पटक दिया और उसके बाद फिर नेहा, अंजलि और कुछ लड़कियों ने उसे पकड़ कर कहा कि पुलिस को दे देते हैं। पुलिस ने उसे भगवा दिया, पूरा क्यास मच गया। और जब वो कंप्लेन लिखाने थाने पहुंच गई तो जब दूसरा पक्ष थाने पहुंचा तो यही अंजलि, नेहा, इनको थाने में घुस करके एबीवीपी वालों ने क्या कहा, जरा सुनिएगा। यही दोनों थी, नेता बन रही थी ना, नेता बन रही थी ना, तू नेता बन रही थी ना, नेता बन रही थी ना, कंप्लेंट कर। सुना ना आपने? एक तो गाली दी, पुलिस, बेचारी पुलिस, मां की गाली, क्या क्या कर दूंगा। और उतनी गाली पुलिस थाने में दी गई। पुलिस वाले बेचारे उसे पकड़ कर ले जा रहे हैं। भाई, तुम एबीवीपी को, तुम आरएसएस के हो, तुम बीजेपी के हो, तुम्हारे ऊपर तुम कुछ कर भी नहीं सकते। और उसके बाद उस लड़की का रोते हुए वीडियो आ रहा है। ये बेचारे क्या गलत सवाल पूछ रहे थे दलितों से कि हजारों साल से तुम्हें पानी नहीं मिला, फिर जिंदा कैसे हो? जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर की भाषा जब मैंने सुनी, उनके तर्क मैंने सुने, उनकी पीड़ा मैंने सुनी, तो मुझे लगा कि वो जो यूट्यूबर है वो तो नादान होगी, अनपढ़ होगी। और जो ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के नारे ये लड़की लगा रही है, इसकी मेधा पर मुझे कोई शंका नहीं है। इनको अच्छी तालीम नहीं मिली, अच्छे किताबें इन्होंने नहीं पढ़ी, अच्छे टीचर इन्हें नहीं मिले, तो ये बेचारी ब्राह्मणवाद जिंदाबाद का नारे लगा रही। इनका ब्राह्मणवाद जिंदाबाद का जवाब खुद आइसा की नेशनल सेक्रेटरी नेहा ने दिया है। सुनिए। जो ब्राह्मणवाद जिंदाबाद चिल्ला रही हैं, एक पुरुष के कंधे पे चढ़ करके आधी रात में जीन शर्ट आपने पहना हुआ है। जो आज़ादी आपको मिली है रात में घूमने की, जीन शर्ट पहनने की, पढ़ लिख पाने की, ये तमाम आज़ादियाँ आपको ब्राह्मणवाद से जो लोग लड़ते रहे हैं उन्होंने दिलवाई है।
उस नारी आंदोलन ने दिलवाई है, जिसका पहला अटैक, जिसका पहला ओपोनेंट हमेशा से ब्राह्मणवाद, मनुवाद, जातिवाद रहा है। तो आप जो तमाम आज़ादियाँ इंजॉय करके इस तरीके की बकवास दलीलें देती हैं, बकवास इंटरव्यूज़ देती हैं, वो आज़ादियाँ आपको हमारी पुरखिनों ने, हमारे एंसेस्टर्स ने दिलवाई है। और जिसके खिलाफ हम नारे लगाते हैं वो एक्चुअली आपके खिलाफ होने वाला अन्याय भी है। तो कायदे से आपको भी हमारे साथ खड़े होकर ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद लगाना चाहिए। तो सुना आपने नेहा ने कैसे समझाया कि वो जो लड़की पैंट शर्ट पहन करके लड़कों के कंधे पर खड़े होकर के देर रात को नारे ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के लगा रही है। ये संभव ही नहीं होता अगर ब्राह्मणवाद के खिलाफ लड़ाई इस देश में न लड़ी गई होती। मैं ये सारी बातें जब जेएनयू वीसी के इंटरव्यू में सुन रहा था तो मुझे लग रहा था कि वो अगर केवल नेहा की वीडियो देख लेती, उनकी ब्राह्मणवाद पर समझदारी, उनकी जेंडर जस्टिस, कास्ट जस्टिस और एक आइडिया ऑफ जस्टिस को लेकर के समझदारी सुन लेती, तो मुझे जेएनयू वीसी से इतना हमदर्दी नहीं होती। लेकिन फिलहाल मुझे जेएनयू वीसी का वो वाक्य फिर से मैं आपको सुनवाना चाहता हूं, जिसमें वो आरोप लगा रही हैं कि इस देश के दलितों को पीड़ित होने का नशा छाया हुआ है। वो ब्लैक की तरह कैसे तुलना कर रही हैं, सुनिए। There's a permanent victimhood, and you cannot progress by being permanently a victim or playing the victim card. This was done for blacks. The same thing was brought for Dalits here. जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुलपति परमानेंट विक्टिमहुड और परमानेंट एविल वाली थ्योरी पर यह कहने की कोशिश कर रही हैं कि इस देश में जो दलित हैं, जो पिछड़े हैं, जो अति पिछड़े हैं, वो तो दिन रात रोते रहते हैं, उन नशे में रहते हैं। हाय हम लुटे हैं, हाय हम बीमार हैं, हाय हम परेशान हैं। मैं ये समझ नहीं पाया कि यह धारणा जेएनयू वीसी ने किसे देख करके बनाई। जिन दलितों के आइकॉन फूले हों, फूले की तस्वीर देखना वीसी महोदय, कहीं से भी ये बेचारगी नजर आती है। पैर पर पैर रखे शान और शौकत से एक फिल्म बनी है, उसकी कुछ क्लिप जरूर देखिएगा। दलितों के आइकॉन पेरियार हैं। जरा देखो आप, इस देश के बहुजन के आइकॉन पेरियार, देख लो आप तस्वीर। इस देश के बहुजन के नशे के सबसे बड़ी वजह है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। देखो इनकी तस्वीरें, इन तस्वीरों में तुम्हें कहीं बेचारगी, परमानेंट विक्टिमहुड और ये सब दिख रहा है क्या? और इसके बाद भीमा कोरेगांव से लेकर के संविधान, ये विक्टिमहुड का मामला नहीं है, ये बेहयाई और बेशर्मी है, जिसमें आप एक सामाजिक संदर्भ को इतना हास्यास्पद बना देंगे। यह देख करके यह समझदारी तो बनती है कि अगर कोई पढ़ लिख भी ले तो इससे समझदार हो जाए, ये जरूरी नहीं है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर के पुराने कई ट्वीट वायरल हैं, जिन्हें आप अपनी स्क्रीन पर देखते जाइए। कभी वो महादेव को SC ST बताती हैं, तो कभी जगन्नाथ को भी जाति बताती है। और अपने संडे गार्जियन को दिए पॉडकास्ट में वो कह रही हैं, आखिरी में मुझे पंडित मत कहो, जाति में पैदा होने से कोई विलन नहीं हो गया। बेचारे इस देश में कितने गरीब ब्राह्मण भी रहते हैं, कितना बेचारगी है उनमें, यह सामाजिक न्याय की समझदारी है उनमें। इन ट्वीट्स को देखने के बाद इन्हें इस बात की चिंता है कि लेफ्ट के विंग को 17 दलों के गठबंधन को ABVP को रोकना पड़ रहा है, और ABVP का फेवर कर रही हैं ये वाइस चांसलर अपने इंटरव्यू में। फिर ये निष्पक्ष कैसे होगी? पूरे पॉडकास्ट को गौर से सुनेंगे तो लेफ्ट पार्टियों के ऐसे लग रहा खुन्नस भरी धारणाओं के साथ उन्हें इंटेलेक्चुअली टेररिस्ट घोषित करते हुए, उनके कमियों को गिनाते हुए RSS का गुणगान गाए जा रही हैं। मोदी चालीसा ही कहना बाकी रह गया था। यह है वाइस चांसलर की स्थिति। इन्होंने अपने इस पूरे बातचीत में कहा कि सस्ती टैक्स पेयर के पैसे से यूनिवर्सिटी चल रही है। मुझे RSS वालों की पीड़ा नजर आ गई। वाइस चांसलर कह रही है कि इतनी सस्ती कोई दूसरी यूनिवर्सिटी नहीं है, क्योंकि टैक्स पेयर का पैसा है, टैक्स पेयर का पैसा है। आज तक कभी आपने सुना कि लाखों करोड़ रुपए NPA माफ कर दिया इनकी चहेती बीजेपी सरकार ने? टैक्स पेयर का पैसा नहीं था। अडानी को जितना लोन दिया है, टैक्स पेयर का पैसा नहीं था। इस देश में जितना जगह पर सरकारी संपत्ति बेच दी गई प्राइवेट हाथों में, वो टैक्स पेयर का पैसा नहीं था। बाद में इसी इंटरव्यू में यही वाइस चांसलर ये कहते हुए सुनाई दे रही हैं कि 15% हमारे समय जो देश आजाद हुए तो वो अपने शिक्षा को खर्च करते हैं, हम 3% कर रहे हैं। तो कहो कि मोदी जी गलत कर रहे हैं।
मोदी चालीसा कहना है। और तो और उन्होंने कहा कि सस्ती फीस महंगी हो जाए, क्योंकि जेएनयू के पास कुछ है नहीं। अब जरा अपनी स्क्रीन पर एक रिपोर्ट देखिए। हेफा ने 6000 करोड़ से ज्यादा का लोन देश के 32 केंद्रीय विश्वविद्यालयों को दिया है। एनईपी के 5 साल पूरे होने के बाद का आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूं। 5 साल में सरकार जो टैक्स पेयर के पैसे से गरीबों, कमजोरों, दलितों, पिछड़ों, मजलूमों, किसानों, मजदूरों के बच्चों को निःशुल्क में शिक्षा देती थी, जब $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का विश्व गुरु का ख्वाब झूठी भाजपा दिखाने लगी और नई शिक्षा नीति ले आई, तो उसने शिक्षा को बेच दिया। यूजीसी को खत्म करके हेफा ले आई और अब तो वीबीएसएम ले आ रही, विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान अधिनियम। अब लोन देगा 6000 करोड़ रुपए से ज्यादा का लोन देश के 32 केंद्रीय विश्वविद्यालयों पर है, जो उन्हें चुकाना है। अकेले जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय पर ऑफिशियली 450 करोड़ रुपए का लोन है। जवाहरलाल नेहरू वाइस चांसलर, कुछ भी नहीं फर्क पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता। एक दूसरी खबर देखिए कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय इतना कंगाली में जा रहा है कि लीज पर जमीन देने से लेकर अपने संपत्ति को बेचने के लिए सोचने लगा था। उन्हें टैक्स पेयर के पैसे की याद आ रही है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर का पूरा इंटरव्यू सुनेंगे तो वो इस बात पर गदगद नजर आएंगी कि लेफ्ट ने कोई महिला वीसी नहीं बनाया, मोदी जी ने महिला वीसी बना दिया। उससे फर्क क्या पड़ा? इस चेहरे को जेएनयू वीसी जानती हैं, पहचानती हैं कि नहीं? हॉस्टल में घुस करके इसने नकाब पहन करके जेएनयू के बच्चों को मारा। आज तक कोई पुलिस, आज तक कोई पैरामिलिट्री, आज तक बसंत कुंज के थाने में कोई एफआईआर इनके खिलाफ क्यों नहीं है? एबीवीपी के गुंडों ने जेएनयू में जाने कितनी बार घुस करके हमला किया, उस पर कोई कार्रवाई न करने वाली वीसी कह रही है कि मैंने अपने कैंपस में पुलिस, प्रशासन और पैरामिलिट्री सब खड़ा कर दिया है। कुछ देर पहले इसी इंटरव्यू में वो वीसी बोल रही है कि आई एम मोर डेमोक्रेटिक, और थोड़ी देर बात करिए मैं किसी की नहीं सुनती, अपने मन से करती हूं। ये मोदी जी और अमित शाह जी ने ऐसे ऐसे नायाब नमूने इस देश में खोज करके दिए हैं, समझिएगा। कुलपति शब्द से उन्हें दिक्कत थी, इसलिए कुल गुरु हो गई। भाई जैसे कुलपति एक जेंडर न्यूट्रल शब्द था, राष्ट्रपति एक जेंडर न्यूट्रल शब्द था, भाषा विज्ञान थोड़ा भी पढ़े होते तो राष्ट्रपत्नी नहीं होता कोई शब्द, क्योंकि राष्ट्रपति जेंडर न्यूट्रल है, कुलपति जेंडर न्यूट्रल है। कुल गुरु कह करके, तो गुरु भी तो मेल डोमिनेंसी का परिचायक है, गुरु तो पुल्लिंग है। अगर आपके तर्क को आगे बढ़ाएं तो फिर कुल गुरु से कैसे आप संतुष्ट हो गए? क्योंकि गुरु का गुरुआइन थोड़े बनता है, वो भी जेंडर न्यूट्रल है। आपने इस पूरी बातचीत में अंबेडकर के ऊपर सावरकर को बिठा दिया। आरएसएस के गुणगान करते नहीं थकी जेएनयूवीसी। उनको यह दृश्य देख करके खुशी आ रही है कि जब आरएसएस की शाखाएं लग रही हैं उसी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में, यह जायज है। आरएसएस की शाखा लगना जायज है, आरएसएस के लोगों का परमानेंट अपॉइंटमेंट होना जायज है, उन्हीं के सेमिनार के लिए जगह मिलना जायज है, उन्हीं के ऊपर टॉपिक पर पीएचडी करना, उन्हीं का सेमिनार कराना और पूरे विश्वविद्यालय को आरएसएस का मठ और गढ़ बना देना जायज है। लेफ्ट जायज नहीं, अंबेडकर जायज नहीं। वहां अगर स्टूडेंट यूनियन होगा तो उसको सस्पेंड कर दिया इन्होंने, और उन्होंने कहा मोर डेमोक्रेटिक। यूजीसी पर जब इसी बात में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा आप मुझे मार जैसी पॉलिसी बन गई है, ड्राफ्ट नहीं आया। जबकि सरकारी दस्तावेज के मुताबिक अगर आप इसे खोज कर पढ़ेंगे तो पता चलेगा फरवरी 2025 में यूजीसी ने ड्राफ्ट दिया था, फिर भी उन्हें नहीं पता। वो कह रही हैं कि एक व्यक्ति को पूरा अधिकार नहीं मिलना चाहिए, ब्राह्मण भी गरीब होता है, ये उन्होंने जेएनयूवीसी ने बोला है। और सीक्रेटली काम हुआ है, एक ग्रुप को ताकत दे दी गई है। इररेशनल और सरप्राइज्ड करने वाली बात है। यानी यूजीसी को लेकर के जेएनयूवीसी का ये हाल है। इसीलिए तो उन्होंने कह दिया कि दलित परमानेंटली नशे में रहते हैं, पीड़ित होने के, परमानेंटली विक्टिमहुड। देश के विश्वविद्यालयों की ये बर्बादी देश के लोगों को शायद पता नहीं चल पा रही होगी। मैं बार बार कहता हूं कि मैंने तो एक किताब लिखी, प्रोफेसर की डायरी, नहीं पढ़े होंगे तो पढ़िएगा जरूर।
लेकिन आपको अपने आसपास के कॉलेज, डिग्री कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ को देखना होगा कि वहाँ की स्थितियाँ क्या हैं। अगर आप उनके बारे में नहीं जानते तो ऐसे ही लोग वाइस चांसलर बनेंगे और ऐसे ही सामाजिक न्याय की लड़ाई को, लैंगिक न्याय की लड़ाई को, संविधान की लड़ाई को, समाजवाद की लड़ाई को अपमानित करते हुए आरएसएस के प्रचारक बन करके शिक्षाविद बन जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के चालीसा गाएंगे, शिक्षा को मठ में और एक विचारधारा का अड्डा बना देंगे। आप इस बात से कितने सहमत हैं? अपनी टिप्पणी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लोगों तक शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकॉन यानी घंटी बटन दबाएंगे तो अगली वीडियो की सूचना आएगी। ज्वाइन करेंगे तो हमें ताकत और हिम्मत मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।